बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपनी यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक तो बड़ा अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था नैब तरमीम के हवाले से। उसमें आज क्या डेवलपमेंट हुई और उसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। वो इल्ज़ामात क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। और जैसे एक पाकिस्तान में कुछ अरसे से कहा जा रहा था कि जी मकबूल हैं लेकिन कबूल नहीं है, तो आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उससे लगता है कि शायद जो उनकी मकबूलियत है वो अभी कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची इस पर भी बात करेंगे। पहले बात ये करते हैं कि आज कप्तान ने क्या कहा। नाजरीन, आफ्ताब बाजवा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। आज उन्होंने एक मीडिया टॉक में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी हमारी आज यानी मेरी और मेरे साथ दीगर वकला की जो है वो इमरान खान साहब से बात हुई है, मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में शाह महमूद साहब भी शामिल, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। और उसमें उन्होंने कहा है, यानी ये इमरान खान साहब ने उनको बताया कि जी उनको स्लो पॉइजनिंग जो है वो हो रही है। और ये भी उन्होंने कहा कि जी 2 दफ़ा उन पर पहले कातलाना हमला हो चुका है और उनके साथ मनमानी की जा रही है, उनको घर का खाना नहीं दिया जा रहा। और फिर उन्होंने साइफर केस के हवाले से ये डॉक्यूमेंट की भी बात की कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और ये चूंकि ये वो एक टॉप सीक्रेट चीज़ें होती हैं तो हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए कि ये जी टॉप सीक्रेट है। और हमें हाई कोर्ट तक हम गए लेकिन हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। इस हवाले से भी उन्होंने बात की। और ये भी एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि वो शख्स जिस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा है, और जाहिर है मुकदमे में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और मुतलका जो भी दस्तावेजात हैं वो मुलजिम का या उनके वकला का हक होता है कि उनको प्रोवाइड की जाए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है नाजरीन, इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम था कि जो उन्होंने साइफर की कॉपी जो है वो गैर कानूनी तौर पर अपने अपने कब्जे में रखी है। लेकिन आज की जो खबर है वो ये है कि जी इस काबीना डिवीजन में सील शुदा जो साइफर पैगाम था उसकी कापी वजारत खारजा को फराहम कर दी गई है। और ये जराए का कहना है कि जी निगरान वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने साइफर की कापी जो है वो वजारत खारजा के हवाले की है और इसकी बाकायदा वफाकी काबीना से मंजूरी भी ली गई है। PTI की जो काबीना थी उस वक्त उन्होंने 30 मार्च 2022 को साइफर की कापी काबीना डिवीजन के हवाले कर दी थी। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने 30 मार्च 2022 को काबीना अरकान को एतमाद में लेने के लिए कापी मंगवाई थी और काबीना डिवीजन को अहम रियासती दस्तावेज होने के बायस महफूज बॉक्स में रखने की हिदायत की गई थी। और साइफर केस के बायस वजारत खारजा ने साइफर की कापी फौरी तौर पर तलब की थी। और सील शुदा साइफर की कापी की बुनियाद पर अदालत में साबिक वजीर आजम के खिलाफ केस आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये कितना बड़ा एक अहम काना सा मामला है कि वो दस्तावेज जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस चलाया जा रहा है वो दस्तावेज इस वक्त हुकूमत की कस्टडी में है, हुकूमत की तहवील में है। और प्रोसिक्यूशन की जो फाइल है उसमें वो दस्तावेज का वजूद ही नहीं है। यानी एक मेला फाइडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन फाइल वाली बात है कि ये एक ऐसी बदनीयती है, बदध्यानती है जो बिल्कुल वाजे और साफ तौर पर नजर आ रही है FIA की कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पर ये केस बनाया गया है वो डॉक्यूमेंट अभी तक अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, प्रोसिक्यूशन की फाइल का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो धड़ाधड़ उस पर जो है वो समाअत भी जारी है और दरख्वास्त जमानत जो है वो ट्रायल कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है, हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पर ये सारी बिल्डिंग खड़ी की गई है वो डॉक्यूमेंट अभी तक मौजूद नहीं है प्रोसिक्यूशन फाइल में। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान में बात की जाती है कि जी कुछ लोगों के बारे में कि जी ये मकबूल है लेकिन कबूल नहीं है। नवाज शरीफ के मामले में भी लगता यही है कि ये जो अभी तक उनको कबूलियत का दर्जा जो है वो नहीं दिया गया। और उसकी रीजन ये है नाजरीन कि आज एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम केस ज़ेर समाअत था नैब तरमीम के हवाले से। नैब तरमीम के खिलाफ एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिसमें इजाजुल हसन साहब, मंसूर अली शाह साहब और उमरता बंदियाल साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था। उसके खिलाफ इस निगरान हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी जिस पर काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो भी तश्कील दिया गया था। तो आज उसकी समाअत हुई। पहली तो बात उसमें ये हुई कि आज निगरान हुकूमत की जानिब से उसमें इल्तवा की दरख्वास्त दी गई है बाकायदा कि जी इस केस को मुलतवी किया जाए। लेकिन आज जो कुछ उसमें हुआ
ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس میں کچھ سوالات کیے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی کچھ سوال کیے. چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جی کیا تمام نیب ترامیم کالعدم ہوئی ہیں؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ جی پہلی اور دوسری ترمیم کی کچھ شقیں کالعدم قرار دی گئی ہیں. حکومت کے وکیل اس میں بنیادی طور پر مخدوم علی خان صاحب تھے، لیکن آج وہ پیش نہیں ہوئے، اور ان کے معاون وکیل جو ہیں ان کے ایسوسیٹ سعد ہاشمی صاحب اس میں پیش ہوئے. انہوں نے یہ بتایا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور پھر فاروق ایچ نائک صاحب بھی آج موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی 25 مئی کو نیب قانون میں تیسری ترمیم بھی ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا فاروق نائک صاحب نے کہ جی تیسری نیب ترمیم کا اثر عدالتی فیصلے سے زائل ہو گیا ہے، اور تیسری ترمیم جو ہے یعنی نیب کیسز میں نیب کے جو قانون ہے اس میں وہ تقریباً جو ہے وہ غیر فعال ہو چکی ہے. یہ فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا. تو پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سوال کیا کہ جی قانون کیسے غیر فعال ہو سکتا ہے؟ تیسری ترمیم کا جائزہ لیے بغیر پہلی دو ترامیم کیسے کالعدم ہو سکتی ہیں؟ یہ اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا. لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس سے بھی 4 قدم آگے آ کے انہوں نے ایک بڑی بھرپور شاٹ کھیلی. انہوں نے کہا کہ جی عدالت نے ترامیم کالعدم قرار دینی تھی تو تینوں کو کالعدم قرار دیتی. اب یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو ان کے سابقہ پیش رو تھے جو قاضی عمر عطا بندیال صاحب کی، ان پر ایک بڑا میں سمجھتا ہوں حملہ ہے، ایک قسم کا لفظی حملہ ہے کہ جی وہ کیا پوچھنا تھا انہوں نے کہ جی اگر 2 ترامیم جو ہیں وہ کالعدم ہم قرار دے رہے ہیں تو پھر تیسری کو بھی کالعدم قرار دیا جائے. اب جو ججز ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ججز جو ہیں وہ فیصلے غلط نہیں کرتے، بہت سارے فیصلے جو ہے وہ ججز غلط بھی کرتے ہیں، انسان ہے اور ہیومن ایرر جو ہے وہ پاسبل ہوتا ہے. لیکن کسی سابق چیف جسٹس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی اگر انہوں نے 2 ترامیم کو کالعدم قرار دیا تو پھر تیسری کو کالعدم قرار کیوں نہیں دیا گیا، یہ بڑی ایک عجیب اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک نامناسب بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس کے بارے میں جو موجودہ چیف جسٹس صاحب نے آج کی ہے اس کیس کی سماعت کے دوران. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی تیسری ترمیم جو ہے وہ مئی میں آئی تھی اور اس کے بعد مزید 6 سماعتیں ہوئی ہیں، اور ان تینوں ترامیم کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا. اور پھر نیب ترامیم کے خلاف درخواستیں جو ہیں بحال کر کے لارجر بینچ کو بھیجنے کے لیے بڑا آئیڈیل کیس ہے، یہ اطہر من اللہ صاحب فرما رہے ہیں. فاروق ایچ نائک صاحب نے آج سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ جی نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ ہے اس کو معطل کیا جائے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی یہ استدعا جو تھی وہ مسترد کر دی اور نیب ترامیم والا فیصلہ معطل نہیں کیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی دوران سماعت یہ بھی گفتگو ہوئی کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے جو اس کا سیکشن 4 ہے اس کے تحت 5 ججز سے کم جو ہے وہ کیس نہیں سن سکتے. تو جو اس میں معاف کیجیے گا جو اس میں سعد ہاشمی صاحب پیش ہوئے تھے معاون وکیل کے ذریعے سے، انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ درست قرار دے چکی ہے. پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی ٹرائل کورٹ کے ججز کے لیے دشواریوں کی بجائے آسانی پیدا کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سماعت سے نہیں روکا ٹرائل کورٹ کو، لیکن حتمی فیصلہ کرنے سے ٹرائل کورٹ کو روک دیا گیا. یعنی وہ ٹرائل کورٹ میں جو کیسز چل رہے تھے ان نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے بعد ان کیسز میں فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا کہ حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، لیکن ٹرائل جو ہے وہ بہرحال چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین NRO 2 جو ہے اس کے اگر بات کی جائے تو اس کی بحالی کے امکانات جو ہیں وہ بھی بڑے واضح اور روشن نظر آ رہے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس انٹرا کورٹ اپیل میں جب بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تو اس بینچ کو دیکھ کر اندازہ لگانا جو ہے وہ بہت مشکل نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے. اس وقت جب یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 2 اسمبلیاں تحلیل کی گئی تھی تو کچھ ججز کی جانب سے سوال کیے گئے تھے کہ جی 2 اسمبلیاں توڑنے کے پیچھے جو ہے عمران خان کی نیت کیا ہے، اور عمران خان کی نیت پر سوال کیا گیا تھا. تو اب نیب ترامیم پر جو بدنیتی ہے وہ نظر پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی سپریم کورٹ کے ججز کو، اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جا رہا کہ کچھ مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جب قانون سازی کی جائے گی تو اس سے بڑی بدنیتی اور بددیانتی جو ہے وہ اور کیا ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑا آئینی بحران جو ہے وہ بھی جنم لے چکا ہے، لیکن میڈیا بھی اس کے بارے میں خاموش ہے. یہ کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں چونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور آئین کے آرٹیکل 126 کے تحت جو نگران حکومت ہے وہ 4 مہینے کے لیے کوئی بھی فائنینشیل جو یا اخراجات کا تخمینہ یا بجٹ جو ہے جس کو ہم سادہ الفاظ میں بجٹ کہہ لیں وہ دے سکتی ہے. لیکن اب چونکہ 4 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور مزید جو ہے وہ بجٹ اس کی تیاری جو ہے وہ زور و شوروں سے جاری ہے.
पाकिस्तान का आइन का जो आर्टिकल 126 है वो अब इसकी बड़ी जो है मैं समझता हूँ उसकी वायलेशन है। और खैर ये जो हुकूमतें हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, इनका अपना वजूद भी गैर आइनी और गैर कानूनी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इनकी जानिब से ऐसे कोई भी इकदाम फाइनेंशियल इशूज को और दीगर मामलात को जो भी हो रहे हैं हुकूमती सतह पर, वो करने के जो भी इनके जितने भी इकदाम हैं और जो भी फैसले हैं वो यकीनन सारे गैर कानूनी और गैर आइनी है। आइन का आर्टिकल 126 जो है वो क्या कहता है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसका उर्दू मफहूम है नाजरीन कि असम्बली तहलील होने की सूरत में खर्च की मंजूरी देने का इख्तियार। इस अहकाम के में माली अमूर से मुतल्लिक शामिल किसी अमर के बावजूद किसी वक्त जबकि सूबाई असम्बली तहलील हो चुकी हो तखमीना खर्च की बाबत रकम की मंजूरी के लिए आर्टिकल 122 में, अभी इसमें आर्टिकल 122 का भी हवाला दिया गया, ठीक है जी। और इसके साथ साथ नाजरीन फिर इसमें और आर्टिकल का भी हवाला दिया गया 123 का कि जी तरीकाकार की तकमील और खर्च की बाबत दफ़ा 122 के अहकाम के मुताबिक मंजूर शुदा रकम खर्च की शेड्यूल की तौसीक होने तक सूबाई हुकूमत किसी माली साल में किसी मुद्दत के लिए जो 4 माह से जायद ना हो सूबाई मजबूरी फंड से खर्च की मंजूरी दे सकेगी। अब इसमें बता दिया गया कि 4 महीने से जायद नहीं होगी वो मंजूरी, लेकिन अब अगर 4 महीने से जायद हो गए तो पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 126 जो है वो वायलेट किया जा रहा है इस सूबाई हुकूमत की निगरान हुकूमत की जानिब से, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। इस पर न बात की जा रही है और ना ही इस संगीन तरीन आईनी खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जा रहा है। आज चेयरमैन सेनेट ने जो इजलास तलब किया था उसमें रजा रबानी साहब ने जो है सिर्फ इस पर बात की है, लेकिन इसके अलावा शायद किसी और को कोई तौफीक नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो जो है वो इस बात पर उनका फोकस है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनसे ज्यादा वफादारियां कैसे तब्दील कराई जा सकती हैं। खदीजा शाह को भी आज एटीसी कोर्ट में थाना सरवर रोड के मुकदमे में पेश किया गया और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। और कामरान बंगश साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्हें पेशावर में जब रिहा किया गया केस से तो फिर उनको डीआई खान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। डीआई खान पुलिस ने जब उन्हें पेश किया कोर्ट में तो कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज करने का ऑर्डर किया, लेकिन आज उन्हें जो है वो टांग पुलिस ने एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो है वो जो ज्यादतियां और जुल्म किए जा रहे हैं वो सबके सामने है। यास्मीन राशिद साहबा की मैंने कल भी बात की थी अपनी वीडियो में कि उनको मजीद 11 मुकदमात में मुलविस कर दिया गया। सनम जावेद जो है वो भी अभी तक जेल में है, खदीजा शाह भी जेल में है, यास्मीन राशिद जो है वो भी जेल में है, उमर सरफराज चीमा साहब जेल में है, महमूद रशीद साहब जो है वो भी जेल में, और बाकी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो भी छुपती फिरी है। असद उमर साहब ने कहा था कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, मैं पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे ऑफर की गई थी। तो आज उन्हें लाहौर में 9 मई के हवाले से मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का हुक्मनामा जो है वो भी जारी कर दिया गया। ये बड़े संगीन और भोंडे मजाक किए जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख में, और बदकिस्मती ये भी है कि अदालतें इस पर खामोश हैं। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।